हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इनकी जितनी भी ट्रिक्स है, जो सन है, उनकी हम ट्रिक्स के साथ हम बात करेंगे ताकि वो सन हम कभी भूल नहीं पाए। तो यदि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का जो काल था 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक था। ये भी हम ट्रिक से याद करेंगे, आगे हम ट्रिक इसकी बनाएंगे। अब इनका पिता कौन था? मोकल। पिता कौन था? मोकल। अब ये मोकल कौन था? मोकल वही था राणा लाखा का पुत्र मोकल, जिसको इसके बड़े भाई चुंडा ने भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हंसाबाई की संतान मोकल को जो है अपना राज्य दूंगा। तो वही मोकल था और उसका पुत्र था कुंभा। अब मोकल की जो है मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो कुंभा जो है चित्तौड़ के शासक चित्तौड़ पर जो है राज्य सिंहासन पर 1433 ईस्वी पर बैठता है। कब बैठता है? 1433 ईस्वी पर बैठता है कुंभा। कुंभा 1433 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक बनता है 1433 ईस्वी में। अब किस प्रकार से याद करें हम अब हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, वो है महाराणा कुंभा ने जो है 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और वे सिंहासन पर कब बैठे? 1433 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था और सिंहासन पर 1433 ईस्वी में बैठे थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर लेंगे? उस सन को भी याद कर लेंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा जब सिंहासन पर कब बैठे, तो 1433 ईस्वी में। और महाराणा मोकल की जो है मृत्यु के उपरांत अल्प वयस्क अवस्था में ही वो शासक बन गए थे। छोटी सी उम्र में ही वो क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। और एक महान शासक के रूप में उभरे महाराणा कुंभा ने बहुत ही तगड़े तगड़े कारनामे किए हैं। उनके बारे में हम अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इनका उपनाम क्या है? महाराणा कुंभा का उपनाम क्या है? महाराणा कुंभा का नाम जो है हिंदू सूरत्राण भी है। क्या है? हिंदू सूरत्राण भी है। और इन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। सूरत्राण, सूर का मतलब होता है देवता, त्राण का मतलब रक्षा होता है। सूर का मतलब क्या होती है? देवता होती है, त्राण का मतलब रक्षा होती है। ये ऐसा राजा था जो देवताओं का भी रक्षा करने वाला राजा था, यानी हिंदू सूरत्राण यानी देवताओं की रक्षा करने वाला शासक। ये कौन हो गया? कुंभा हो गया। और अभिनव भट्टाचार्य, और इसका अन्य क्या नाम था? अभिनव भट्टाचार्य इनका अन्य नाम जो है उपनाम था, उपाधि थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसने एक युद्ध लड़ा था, बहुत तगड़ा युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध के बारे में हम डिस्कस करते हैं। युद्ध का नाम था सारंगपुर युद्ध। क्या था? सारंगपुर युद्ध। अब सारंगपुर युद्ध तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अब किन किन के मध्य हुआ था? वह हुआ था मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी व कुंभा के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य युद्ध हुआ था। अभी युद्ध में जो है महाराणा 56 इंच के छाती वाला महाराणा कुंभा ये तो हारने वालों में से था नहीं, और ये क्या कर गया? कुंभा विजय हो गया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का भी निर्माण करवा दिया, ताकि लोग भी याद रखें कि भाई हाँ, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध तो किया था और उसमें जीत भी दिलाई थी। तो उसी की स्मृति में विजय स्तंभ भी बना दिया। अब विजय स्तंभ की जो है इतना शानदार है विजय स्तंभ, जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब हम विजय स्तंभ के भी बारे में बात कर लेते हैं, इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में हम बात करते हैं। विजय स्तंभ का अन्य नाम कीर्ति स्तंभ है। क्या है? कीर्ति स्तंभ इसका अन्य नाम है। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और इनका निर्माण 1440 से लगाकर 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1440 ईस्वी से लगाकर 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हो गया था। अब ये हम डेट कैसे याद करें? तो हमें भी मालूम है कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था और महाराणा कुंभा विजय हुआ था। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो 2-3 साल बाद में स्टार्ट कर दिया काम। तो 1440 से स्टार्ट हो गया और 1448 में बनकर पूर्ण हो गया। और इसकी लंबाई कितनी है? 120 फीट ऊंचा है और ये 9 मंजिला है। कैसा है? 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इस प्रकार से 9 मंजिला जो है विजय स्तंभ है। 9 मंजिला है विजय स्तंभ। तो इस प्रकार से जो है 9 मंजिला विजय स्तंभ है। और इसे है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। अब इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व कोश का मतलब क्या होता है? मतलब इस विश्व कोश का मतलब क्या होता है? तो विश्व कोश का मतलब होता है विश्व की संपूर्ण जो है पदार्थ जिसमें संग्रहित होते हैं ना, उसे विश्व कोश कहा जाता है। विश्व की संपूर्ण पदार्थ जिसमें सम्मिलित होते हैं उसे विश्व कोश कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। इसका मतलब यह हुआ है कि उस विजय स्तंभ में जो है
सभी विश्व की सभी मूर्तियों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। इसमें सभी मूर्तियों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। इसीलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाने लगा, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है इसी कारण। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया। इसका निर्माण किसने किया, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इतना शानदार है कि इसका पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने किया। अब हम बता देते हैं, मान लेते हैं ये है हमारे विजय स्तंभ, ये हमारे विजय स्तंभ, ठीक है। 9 मंजिला विजय स्तंभ है, 120 फीट ऊंचा विजय स्तंभ है। इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण जेता और उसका पिता उसका पुत्र नापा पोमा पुंजा ने किया था। तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ये लो ये लो ये लो, ये 4 जने जो है, 4 जनों ने, जिनका नाम था जेता नापा पोमा पुंजा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण किया है। इसके देख लो, अगर हम शॉर्ट ट्रिक यही है कि ये देखो, इसके पीछे क्या आ रहा है, नापा के पीछे पा आ रहा है, फिर पुमा के आगे पे आ रहा है, फिर पुंजा के आगे पे आ रहा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं जेता नापा पोमा पुंजा ने इस विजय स्तंभ का क्या किया है, निर्माण किया है। क्योंकि इसी सभी के पीछे क्या आ रहा है, पा आ रहा है, देखो नापा, अब इनके आगे पे आ रहा है, पुमा आगे आ रहा है, पुंजा। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि विजय स्तंभ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब बार जो है शायद 1-2 बार आ भी रखा है इनका, ठीक है। तो इसको जो है याद अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विजय स्तंभ महत्वपूर्ण है। अब विजय स्तंभ महत्वपूर्ण है तो इसके संपूर्ण कलाकार भी क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम कुंभा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और इस नोट्स में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जो है हम बात करेंगे। संपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट का हम समावेश आपके सामने लेकर आते हैं हमेशा की तरह। तो अगला है कीर्ति स्तंभ। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब बार एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो रचयिता थे अत्रि। कौन थे, कवि अत्रि। अभी हम याद किस प्रकार से करें, तो याद देखो कीर्ति के पीछे क्या आ रहा है, अत्रि आ रहा है ना, अत्रि। तो इस और इनके रचयिता भी कौन है, अत्रि। अब आप सोच रहे होंगे हमें ट्रिक बनाने की जरूरत क्या है, अरे भाई खूब सारी प्रशस्तियाँ आएगी, खूब सारे उनके जो है रचयिता होंगे, किन किन के याद करोगे। और मान लेते याद भी कर लेंगे, फिर भी एग्जाम टाइम में जब हम परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे ना, तो कन्फ्यूजन का माहौल रहेगा कि यार अत्रि है कौन है। तो इस प्रकार से हम याद करते हैं कीर्ति, इसके पीछे भी क्या आ रहा है, अत्रि, और इसके जो है इसमें भी कौन है, अत्रि। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, कवि अत्रि थे। लेकिन इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। इसी कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने 1460 ईस्वी में किया था। कब किया था, कवि महेश भट्ट ने 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो है रचना की थी। अब क्यों सुना सकता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, कवि अत्रि या कवि महेश या उपरोक्त दोनों। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, कवि महेश और कवि अत्रि दोनों ने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता की। अब कवि महेश भट्ट कितने शानदार थे, उनके भी हम बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बात। अब 1460 ईस्वी में ही कवि महेश भट्ट ने क्या किया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भी जो है रचना कर दी। अब आपको पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की, तो वो भी कौन होगा, महेश भट्ट होगा। महेश भट्ट ही होगा जिन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की। महेश भट्ट ही वो शख्सियत थे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। और महेश भट्ट ही वह शख्सियत थी जिन्होंने एकलिंग जी प्रशस्ति की भी रचयिता की थी। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्वेश्चन आएगा इसका 100% आने की संभावना है कि कवि महेश भट्ट द्वारा किस प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो वो थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग जी प्रशस्ति। इन 3 प्रशस्तियों की रचना महेश भट्ट ने की थी। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है जिसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वो है कुंभा, महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में जैन श्रेष्ठी धर्नक ने और उनके शिल्पी था दीपाक के निर्देशन में करवाया था। तो खूब आज इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया, वो था जैन श्रेष्ठी धर्नक, और उसका जो है ये शिल्पी कौन था, तो उसका शिल्पी था दीपाक। और ये किसके काल में बनवाया, तो महाराणा कुंभा के काल में, और 1439 ईस्वी में। कब, 1439 ईस्वी में जो है इसने ये जैन मंदिर का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं चंपानेर की संधि, किसके बारे में, चंपानेर की संधि। अब चंपानेर की संधि थी ना, चंपानेर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी चंपानेर की संधि, और इसमें से क्वेश्चन आने की महत्वपूर्ण जो है पूरी संभावनाएं हैं। अब यह चंपानेर की संधि थी ना,
वे महाराणा कुंभा को हराने के लिए की गई थी। किसको हराने के लिए? महाराणा कुंभा को हराने के लिए। और महाराणा कुंभा 56 इंच के सीना लिए वो घूमता था, इसीलिए तो लोगों को क्या है, संध्या भी करनी पड़ती थी उसको हराने के लिए। उनको मालूम था हम तो अकेले तो हरा नहीं सकते हैं, इस 56 इंच छाती वाले को अकेले तो हरा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ संधि करनी पड़ेगी। तो महाराणा कुंभा जो 56 इंच के सीने वाले को हराने के लिए 1456 ईस्वी में चंपानेर संधि की थी। और चंपानेर किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में चंपानेर पड़ता है। अब किसने जो है मिलकर ये चंपानेर संधि की? तो एक था मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और दूसरा था गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन। अब आप सोच रहे होंगे ये ना ये सा आप इमोजी इस प्रकार की इमोजी किस प्रकार क्यों लगाए? अरे भाई इनका नाम इसी प्रकार से है तो हमने इससे संबंधित ही क्या लगा दी, इमोजी लगा दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य ये चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? सुल्तान महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य ये संधि हुई थी। और यह संधि कुंभा को हराने के लिए मिलकर आक्रमण करने हेतु थी। कुंभा को हराने के लिए मिलकर आक्रमण करने हेतु यह संधि थी, चंपानेर की संधि थी। 56 इंच को जो है 56 इंच के सीने वालों को हराने के लिए, यानी 1456 ईस्वी में ये जो है चंपानेर संधि हुई थी। तो ये सन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब अगले साल ही यानी 1457 ईस्वी में ही संधि कर ली। 1456 ईस्वी में अगले साल ही उन्होंने क्या कर लिया? सुल्तान कुतुबुद्दीन और सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, पर कुंभा को हरा नहीं पाए। क्योंकि कुंभा 56 इंच के सीने वाला शेर की तरह खड़ा था वहाँ पर, तो उसको हरा नहीं पाए, कुंभा को हरा नहीं पाए। अब हम बात करते हैं 1468 ईस्वी में। 1468 ईस्वी में कुंभा को उसके पुत्र उदा ने जो है 6 से 8 सेंटीमीटर खंजर से उदा ने 1468 ईस्वी में कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि उदा ने कुंभा को मृत्यु के घाट कब उतारे? 1468 में। याद करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा खंजर घोंप कर जो है कुंभा को मार डाला 1468 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम कुंभा के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में हमने आज डिस्कस की है। तो वीडियो को अभी तक आपने जो है लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।